नमस्कार फ्रेंड्स, ये पॉलिटी के एमसीक्यूज का तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग जो संविधान की प्रस्तावना है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को जानेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रखा है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या होता है गणतंत्र होने का? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो ये चारों बातें सही हैं, लेकिन गणतंत्र का मतलब होता है कि आपका जो प्रमुख है राज्य का, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट किया गया है। एक फिक्स टेन्योर के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए आपका जो प्रमुख है उसको चुना गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाइए तो आप देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को लेकर के आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके के बारे में बताया गया है कि हमारा राष्ट्रपति कैसे 5 साल के लिए चुना जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ दैट, इससे इतर जाकर के ब्रिटेन वगैरह की जो रानी होती हैं वो सदा सर्वदा के लिए रानी होती हैं, जब तक वो मरे, जब तक कि वो ना मरे और उनका जो उत्तराधिकारी है ना आ जाए। चारों बातें सही हैं, इसीलिए थोड़ा हम लोगों को बहुत क्लोजली एग्जाम में ऑप्शंस को देखना चाहिए। हो सकता है किसी और सही चीज को हम लोग देख करके गलती से ऑप्ट कर लें। चारों बातें सही हैं, लेकिन गणतंत्र का मतलब ये होता है कि कोई वंशानुगत शासन नहीं। ठीक है, और दुनिया का जो सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है वो आपको लिच्छवी है। हिस्ट्री का भी एक फैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा देखिए कि जो भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है। राइट, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, प्रभुता संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण जो है सो कि शब्द नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है, अगर उसको याद कर लेंगे तो भारत का जो संविधान की प्रस्तावना या जिसको उद्देशिका भी कहते हैं उसको बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला होता है SP2LG, संपूर्ण प्रभुता संपन्न। और चूंकि स्क्वायर है तो दैट मीन्स ये रिपीट होगा, तो संपूर्ण प्रभुता संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर LG से L से लोकतांत्रिक और G से गणराज्य। ठीक है, तो भारत क्या है? SP2LG है, संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ये एक छोटा सा उसका सबसेट हो सकता है लोक कल्याण का, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। लेकिन इंडिया का जो समाजवाद है, जो लोक कल्याणकारी आइडियाज हैं, राम राज्य है, गांधी का राम राज्य है, इन सबके मूल में क्या भावना निहित थी कि जो सबसे समाज का कमजोर आदमी है उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, उसकी भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल किया जाए। ठीक है, तो भारत में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध कर। ठीक है, प्राइमा फेसी देखेंगे ऊपरी सतही तौर पर तो तीनों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनने एग्जाम में आपको बोला जाता। गणराज्य क्यों है? तो अभी हम लोगों ने बात किया ही, क्योंकि राज्याध्यक्ष का एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव होता है। ठीक है, तो उसके अगले में देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात किया कि SP2 है और उसके बाद LG। ऑप्शन में से देखेंगे तो संपूर्ण प्रभुता, उसी को सार्वभौमिक कहते हैं, और सार्वभौम होने का मतलब कि मेरे जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल डिसीजंस होंगे, मेरे कहने का मतलब देश के, तो वो किसी थर्ड पार्टी से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, हमको कोई दबाव नहीं डाल सकता है। यूरोप ने बहुत प्रयास किया कि भारत निंदा करे रूस की, राइट, रूस को रोके, लेकिन चूंकि हम लोग सॉवरीन हैं, हम लोगों के पास संप्रभुता है, तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो हमारे हिसाब से ही चलेगी। तो SP2LG में से ऑप्ट करेंगे तो D देखेंगे कि सही ऑप्शन है, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। वही पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष से रिप्लेस कर दिया है, हालांकि दोनों में थोड़ा अंतर होता है।
राइट। जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक की जगह पे जनवादी शब्द इस्तेमाल में लाया गया। तो देखिए क्वेश्चन वही आसान से क्वेश्चन होते हैं, उसी में शब्दों का थोड़ा इधर उधर हेरफेर कर दिया जाता, राइट। जैसे जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा उसमें जो है सो कि सार्वभौमिक सत्ता संपन्न जाना हम लोगों ने पंथ निरपेक्ष एक्चुअली में लिखा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। उसी से मिलती जुलती भावना धर्म निरपेक्षता की है, तो इससे रिप्लेस कर दिया है। और लोकतंत्र को जनवाद या जनवादी शब्द से रिप्लेस कर दिया। उसके अगले में देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? 3 शब्दों को जोड़ा गया था। आपको धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया, समाजवाद को जोड़ा गया और एकता और अखंडता को जोड़ा गया। क्योंकि 1974 में आपको जयप्रकाश नारायण साहब ने आपको देश में एक संपूर्ण क्रांति मूवमेंट 5 जून को लॉन्च किया और इससे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी की सत्ता के लिए खतरा उत्पन्न हुआ। देश भर में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे। एक नारा भी दिया था जयप्रकाश बाबू ने कि अब गोरे अंग्रेज तो चले गए, अब काले अंग्रेजों से देश को आजाद कराने का समय आ गया है, राइट। और वहीं इंदिरा गांधी जी का पक्ष था कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है, इसीलिए उन्होंने एकता और अखंडता वर्ड डाला। दूसरा कि जानिए कि देश में चूंकि मैक्सिमम पार्टियां उनके विरोध में चली गई थी, लेकिन जो लेफ्ट पार्टियां थी उनमें से अधिकतर पार्टियां इनको सपोर्ट कर रही थी। और लेफ्ट की आइडियोलॉजी होती है, इनके जो फाउंडिंग फादर हैं कार्ल मार्क्स, उनका कहना है कि दुनिया में कोई ईश्वर नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। तो वहां से इन्फ्लुएंस होकर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को इन्होंने को डालना। तो ये 3 शब्द आपको 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा किए गए। ये भी एग्जाम में पूछ देते हैं 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर का है, तो 1976 का है, ठीक है, 1976 का ये है। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इसमें चेंजेस लेकर के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ए, बी और डी तो डाला हुआ है लेकिन सी नहीं डाला हुआ है, गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्षता चूंकि उस समय 1945 के बाद दुनिया में क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ आपको कौन थे? तो यूएसएसआर थे, आज का रशिया थे। एक की पूंजीवादी विचारधारा थी, एक की समाजवादी विचारधारा थी। दोनों अधिक से अधिक विकासशील देशों को अपने पक्ष में करना चाहते थे। और ऐसे में 4 बड़े नेता, नेहरू, नासिर, टीटो और सुकर्नो। नेहरू इंडिया से हो गए, नासिर मिस्र के हो गए, टीटो यूगोस्लाविया के हो गए और सुकर्नो आपके इंडोनेशिया के हो गए। इन लोगों ने बेलाग्रेड वगैरह में एक सम्मेलन किया और उसके बाद गुट निरपेक्षता वगैरह की बात, राइट। तो ये हमारे प्रियम्बल में ये शब्द भी आपको नहीं मिले, ठीक है, फॉरगेट अबाउट अमेंडमेंट। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, तो मूल संविधान में नहीं था। 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये बात सही है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने देखा। उसके अगले में देखिए, और डी भी गलत है बिकॉज क्या लिख रखा है कि उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ होता कि मूल संविधान के अंग नहीं है तो ये सही होता, लेकिन लिखा हुआ संविधान की प्रस्तावना के ही अंग नहीं है, तो डेट मीन्स ये गलत हो जाए। मैक्सिमम टाइम हमको आपको सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दबाजी में हम लोग क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, इसीलिए बहुत एम्पल टाइम होता है एग्जाम्स के टाइम पे, और इसीलिए हर ऑप्शन को थोड़ा हम लोगों को 2-4 सेकंड दे करके ठीक से पढ़ना चाहिए। अगले में देखें कि संविधान ने किस तरीके का लोकतंत्र अपनाया। तो ऑप्शन में पूछ रहा है कि हमारा लोकतंत्र है तो कैसा लोकतंत्र है, तो राजतंत्र तो ऐसे ही नहीं होगा, राइट, इन दोनों को काट दिए। वंशानुगत लोकतंत्र है या लोकतांत्रिक गणतंत्र, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक गणतंत्र है, राइट। लेकिन जैसे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टियां रन करती हैं हमारे देश को, जो कि पिताजी पार्टी को लीड करते हैं, फिर उनके बच्चे लीड करते हैं, फिर उनके बच्चों के बच्चे लीड करते हैं, वैसे सही आंसर तो इसका बी होना चाहिए, वंशानुगत लोकतंत्र, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ठीक है। और भारत के हर राज्य में ऐसी पार्टियां आपको मिल जाएगी, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
9वें नंबर में देखिए क्या लिख रखा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र को कैसे डिफाइन किया गया है। लोकतंत्र को इन तीनों तरीके से डिफाइन किया गया है। राजनीतिक राजतंत्र, अच्छा राजतंत्र लिखा हुआ है तो राजतंत्र के तौर पर तो नहीं है, राइट, लेकिन ये थोड़ा एक मिसप्रिंटिंग है, ये राजनीतिक लोकतंत्र लिखना चाह रहे हैं, राइट, और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, राइट, ये हर तरीके के लोकतंत्र की बात की गई है। और अगर इसमें से देखा जाए तो आपको राजतंत्र वाला जो ऑप्शन है, अगर यही ऑप्शन आ गया, ये एक्चुअली में पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और अगर यही आ गया तो राजतंत्र तो नहीं है, राइट, तो दैट मीन्स कि आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है, ये थोड़ा एक मिसप्रिंटिंग। तो उसके अगले में आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है, राइट, तो भारत की जनता में निहित है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो प्रियम्बल है वो शुरू ही होता है हम भारत के लोग, ठीक है, और आखिर में खत्म होता है कि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत करना मतलब स्वीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं मतलब हम ही लोगों ने बनाया है, और आत्मार्पित करते हैं, इसका मतलब खुद को अर्पित करते हैं, ठीक है। प्रस्तावना का वो प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रजातंत्र। लोकतंत्र में ही आर्टिकल 324 वगैरह देखेंगे तो इरेस्पेक्टिव ऑफ आपकी कास्ट, आपका जन्म स्थान, आपका लिंग, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स। दो वर्ड कब जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, 42वें में। भारतीय जो संविधान है वो कब लागू हुआ, देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रिक होता है, लागू करना और कब हम लोगों ने अपनाया, इन दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझने का प्रयास करें। जैसे मार्केट हम गए और कोई कपड़ा खरीद के ले आए, तो एक तो वो डेट हुआ जिस दिन हम लोगों ने कपड़ा खरीद के अपने पास रख लिया, और एक वो डेट हुआ जिस दिन हम लोगों ने उस कपड़े को पहली बार पहना, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर लागू पूछ रहा है तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और कब हम लोगों ने अपनाया या हमारे प्रियम्बल में कौन सी डेट मेंशन्ड है, तो दैट इज योर 26 नवंबर 1949। ऐसे क्वेश्चंस हैं बहुत आसान, लेकिन थोड़ा वहां पे वर्ड्स को पकड़ना होता। तो उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो वही हम लोगों ने देखा, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। तो इसमें समाजवाद दिया हुआ है, वो अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला देखिए क्या लिख रखा है, किस भाग में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब ये आपको फंडामेंटल राइट्स में भी मिल जाएगा, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक अगर जाएंगे तो आपको वैसा भाव मिलेगा कि सारे धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, हर कोई अपने धर्म से संबंधित संप्रदायों या सम्मेलनों का आयोजन कर सकता है, किसी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए आपसे कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा, हालांकि फैसिलिटेटिंग शुल्क लिया जा सकता है आपसे, राइट। जैसे वैष्णो देवी अगर आप जा रहे हैं और वहाँ का जो शू स्टैंड है, राइट, तो वहाँ पे अगर आप जूते चप्पल रखेंगे तो आप उसके लिए शुल्क दे रहे होंगे, सरकार आपसे कोई कर नहीं ले रही है, राइट। तो वहां पे भी ऐसा भाव है मौलिक अधिकारों में भी, लेकिन क्लियरली मेंशन्ड कहाँ पे है ये शब्द, तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान की प्रस्तावना में ये मेंशन्ड है, ठीक है। अगर संविधान की प्रस्तावना ऑप्शन में नहीं होता तब इसका आंसर आप मौलिक अधिकारों को ऑप्ट कर सकते, राइट। उसके अगले में देखिए कि सेक्युलर शब्द का क्या अर्थ है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। भारत के कॉन्टेक्स्ट में है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, एकेश्वरवाद नहीं है, ठीक है। इस्लाम या क्रिश्चियनिटी एक ईश्वर में यकीन रखते हैं, जबकि हिंदुइज्म या जैनिज्म वगैरह में बहुत सारे आपको देवी देवताओं या तीर्थंकरों का या आपको मसीहाओं का नाम मिलेगा, लेकिन आपको एकेश्वरवाद यहाँ पर नहीं देखने को मिलता, ठीक। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट का पंथ निरपेक्ष शब्द और वेस्टर्न वर्ड सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष एग्जैक्टली एक नहीं है। वेस्ट में ये वर्ड कैसे आया, तो वहां पर चूंकि जो पोप होते थे या क्रिश्चियनिटी के जो धार्मिक प्रमुख होते थे वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते थे राजनीतिक मामलों में, राइट।
और सिमिलरली वहाँ के जो राजा होते थे वो भी बहुत सारे धार्मिक मामलों में अपने हिसाब से इंटरफेयर करते थे। म्यूचुअली दोनों पक्ष इस चीज पर एग्री हुए कि ना जो पोप है वो राजनीतिक मामलों में पड़ेंगे और ना जो राजा है वो धार्मिक मामलों में कोई भी निर्देश देंगे। लेकिन इंडिया में सभी धर्मों का समान जो है चूंकि सम्मान किया जाता। 17वें नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था, तो सही है 1976 में जोड़ा गया। 44th अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, नहीं 44th में बोलते हैं कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो गलतियां की थी इंदिरा गांधी ने उनको रेक्टिफाई करने का काम किया गया मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। 44वां कब का है, तो 1978 का। तो ये आपका गलत हो गया, 42वें में जोड़ा गया था और मूल प्रस्तावना में ये नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो इसका मतलब मूल संविधान में नहीं होगा। तो पहला और तीसरा इसका सही लॉजिकल आंसर। ठीक है, उसके अगले में देखिए भारत संविधान की प्रस्तावना में आपको हम भारत के लोगों का क्या अर्थ निकलता है, राइट। तो ये चारों बातें जो है ना वो आपको प्राइमा फेसी देखने में अच्छी लगेंगी। यही सब ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, ठीक है, ये तो है। दूसरा, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ये भी सही है अप्रत्यक्ष रूप से। तीसरा देखिए संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर करते थे, राइट। लेकिन और चौथा क्या है कि भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो अगर हम ही लोगों ने कुछ लोगों को चुन के संविधान बनाने के लिए भेजा तो जो भी संविधान बन के आया होगा उसमें हमारी सहमति होनी चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली जो वर्ड लिखा हुआ है, जो लाइन लिखी हुई है हमारे प्रियम्बल में, हम भारत के लोग, उसको एंड किया कैसे किया गया है कि हम इतने तारीख को 26 नवंबर 1949 को खुद को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको अगर हम लोग उसकी लिटरल मीनिंग निकालें तो वो होगा संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ठीक है। समाजवाद देखिए किससे जुड़ा हुआ है, सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। सामाजिक स्पर्धा तो कभी नहीं होगा, राष्ट्रीयकरण एक माध्यम हो सकता है समाजवाद का, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा सामाजिक न्याय। समवर्ती सूची किसके कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, तो सबको पता है ये कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे केवल केंद्र आपको जिनके ऊपर विचार विमर्श करके कानून बना सकता है, जैसे मुद्रा हो गया, संचार हो गया, राइट। और कुछ ऐसे हैं जिस पे राज्य ही केवल बना सकते हैं, राइट, जैसे पुलिस हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, राइट, कृषि हो गया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि दोनों पक्ष जिसके ऊपर कानून बना सकते हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने सीखी ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं, पार्डन में, ठीक है। उसके अगले में देखिए लौकिक सार्वभौमिकता है भारत में, क्योंकि भारत की संविधान की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है, कई बार हम लोगों ने बात किया, हम भारत के लोक शब्दों से प्रारंभ होती, ठीक है। अगले में देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव बिल्कुल नहीं झलकता, राइट, किस क्रांति का प्रभाव बिल्कुल नहीं झलकता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। इसी के बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो है सो कि वो काउंसलर के तौर पर उसने अपने को अपॉइंट करवाया और बहुत सारे चेंजेस वगैरह लेकर के वो फ्रांस में आए, ठीक है। तो जो बंधुत्व वगैरह शब्द आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, राइट, स्वतंत्रता हो गया, समता हो गया और बंधुत्व हो गया, ये हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति से ही सीखा हुआ है, ठीक है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो फ्रांस की क्रांति से ही लिए गए, ठीक है। उसके अगले में आ जाइए तो अमेरिकी क्रांति के बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ है और उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया है और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल है, राइट। तो अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रीएम्बल है और हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल है तो दैट मीन्स कि अमेरिकी क्रांति से हम लोग कहीं ना कहीं प्रभावित रहे। बोल्शेविक क्रांति 1917 ये किसके नेतृत्व में हुई है, तो ये लेनिन के नेतृत्व में हुई, राइट। और लेनिन को वही स्टेटस प्राप्त है रूस में जो इंडिया में महात्मा गांधी को मिलता है, राइट। वहाँ के ग्रेटेस्ट लीडर माने जाते हैं। बोला जाता है कि कार्ल मार्क्स का
जो व्यवहारिक समाजवाद था उसको अमली जामा पहनाने का काम किसने किया? तो ये आपको लेनिन साहब ने किया, राइट। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है समाजवाद की, लेकिन उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करके लेनिन ने दिखाया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है ये रूसी क्रांति से लिया गया, ठीक है। लेकिन चीन की क्रांति से हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। लेकिन चीन ने हमारा बहुत कुछ लिया हुआ है। अक्साई चीन हो गया या अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी हमको याद रखना है। और जैसे ही हम लोग उनसे ज्यादा सशक्त होंगे वैसे ही वो सारी चीजें वापस लेंगी। अगला क्वेश्चन फिर से वही वाला है कि मूल संविधान के अनुसार क्या है। तो SP2LG याद रखेंगे, उससे निकल के आएगा कि प्रभुता संपन्न है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रस्तावना, अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है तो प्रस्तावना को उसका कवर बुक माना जा सकता है, राइट। कवर से हम अंदाजा लगाते हैं कि अंदर क्या पढ़ने को मिलने वाला है। कोई वॉर बेस्ड किताब होती है, युद्ध वगैरह के ऊपर कोई किताब लाते हैं तो उसके ऊपर महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाई जाती है, उसमें किसी बड़े वॉरियर की ही फोटो लगाई जाती है, ठीक है। तो वैसे ही प्रस्तावना जो है सो कि वो हम आदर्शों के बारे में मोटे तौर पर बात की गई है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आम नागरिकों को क्या ऑफर करने वाला। अगला क्वेश्चन भी वही है, प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? SP2LG करेंगे और डी आंसर निकले। भारतीय संविधान के प्राधिकार का क्या स्रोत है? ऑथोरिटी कहाँ से मिलती है संविधान को, कहाँ से उसको पावर मिलता है? तो भारत के लोगों से मिलता है। लिखा ही हुआ है हम भारत के लोग, ठीक है। सेक्युलर शब्द हम लोगों ने देखा ही, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन भी देखा कि 1976 में जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। उसके ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, हम भारत के लोगों से क्या अर्थ निकलता है? तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? तो उसके प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो किसी भी बुक आपकी तभी बिकती है जब उसका कवर बहुत लुक्रेटिव, बहुत आकर्षक आप बनाएंगे, तो प्रस्तावना पर ध्यान दिया, ठीक है। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना ही किस शब्दों से शुरू होती है? तो पहला ही जो सब सेंटेंस है छोटा सा वो है हम भारत के। गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भैया गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्य का प्रमुख निर्वाचित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का नाम कैसे लिया गया है? तो भारत, दैट इज इंडिया, ठीक है। तो सी आंसर। संविधान को स्वीकृति किसने दी है? तो भारत की जनता ने दी है। संप्रभुता किसमें निहित है? तो संप्रभुता भी भारत की जनता में ही निहित है। कब अंगीकृत किया गया? तो हमारे प्रियम्बल में कौन सा डेट मेंशन्ड है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, 26 नवंबर 1949। और शब्द पे भी ध्यान देंगे कि लागू हुआ है या अंगीकृत हुआ है। वही कपड़ा वाला एग्जाम्पल, कपड़ा ले करके हम आए 26 नवंबर 1949 को, और फेस्टिवल के दिन यूजुअली हम लोग कपड़ों को स्टार्ट करते हैं, राइट, नए कपड़े को। तो 1930 में चूंकि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है, तो यही रीजन है कि हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 से इसको किया। बन के कब तैयार हो गया? तो वही 26 नवंबर 1949। कब अंगीकार किया गया? तो लिखा ही हुआ है प्रियम्बल में कि कब अंगीकृत करते हैं, तो 26 नवंबर 1949, ठीक है। लागू किस तारीख से किया गया? तो 26 जनवरी 1950। बहुत अच्छे से हमको प्रैक्टिस करके इसलिए जाना चाहिए बिकॉज आज के समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक एक मार्क्स के लिए फाइट होता है। और ऐसा नहीं हो कि 26 नवंबर और 26 जनवरी की कहानी हमको पता हो और फिर भी वहां पर धोखे से हम गलत ऑप्शन को ऑप्ट कर लें। इसीलिए ऑप्शंस को बहुत क्लियरली पढ़ना होता। गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना, ईयर के हिसाब से 1950, ठीक है। हमारी जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, इसमें कितनी बार संशोधन? एक ही बार आज तक, 3 शब्द जोड़े गए 1906। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो बात कर चुके हैं हम लोग कि राज्य सरकार किसी धर्म विशेष को स्वीकार नहीं करेगी, सबको समान रूप से प्रोत्साहित करे, ठीक है। इसी को अलग तरीके से पूछा है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, राइट। किसी एक पर्टिकुलर धर्म को भारत का राष्ट्र धर्म नहीं बनाया गया है, इक्वल ट्रीटमेंट सारे धर्मों को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ प्रेफरेंशियल चीजें दी जाएंगी।
हाँ, अगर आपकी संख्या कम है, राइट, तो आपको अल्पसंख्यक का दर्जा दे करके आपके लिए कुछ, कि आपका धर्म आपकी संस्कृति भी बची रहे, इसको लेकर के आर्टिकल 29, 30 वगैरह में बातें की गई। गणतंत्र, वही बात किया हम लोगों ने, आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति की कहानी शुरू होती है। और गणतंत्र मतलब राज्य जहां पर जो राज्य का प्रमुख है, अध्यक्ष है, वो वंशानुगत रूप से न हो। 42वें अमेंडमेंट में कौन से वर्ड जोड़े गए? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता जोड़े गए। अगला क्वेश्चन देखिए 49, सेम क्वेश्चन, SP2LG याद रखेंगे कि प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य। संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो ये चीजें अमेंडमेंट के द्वारा आपको भारत के प्रियम्बल में ही इंसर्ट की गई। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि प्रस्तावना में जो आदर्श दिए गए हैं उनको डिटेल में कहां पर डिस्क्राइब किया गया है? तो मूल अधिकारों में भी, अगर राजनीतिक अधिकारों की बात की जाए तो ये आपको दिख जाएंगे मूल अधिकार में। सामाजिक न्याय या सामाजिक अधिकारों की बात की जाए तो ये आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों में मिल जाएंगे। और एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी मूल कर्तव्यों में, राइट। तो ये तीनों ही इसका सही आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, देखिए क्या लिख रखा है कि उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचारों को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतया शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है प्रियम्बल। उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के कौन आया था संविधान सभा के सम्मुख? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। और इसका डेट भी थोड़ा आप लोग जानेंगे, एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं। 13 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई है संविधान सभा की। और इसी में 4 दिन और ऐड कर दीजिए तो ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है, उद्देश्य प्रस्ताव है, ये नेहरू जी ने क्या किया था कि संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। और इसको फाइनली एडॉप्ट कब किया गया है? तो वो भी डेट पूछ देते हैं, जानेंगे हम लोग, 22 जनवरी 1947। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। आप मेरे सामने एक प्रपोजल लेके आए, हम थोड़ा सोच विचार किए कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दें ना दें, और फाइनली चीजें अच्छी लगी सबको, तो आम सहमति से 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया। प्रस्तावना से क्या नहीं पता चलता है, राइट? तो प्रस्तावना से इसको लागू करने की तारीख नहीं पता चलती है, राइट। लागू हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को किया है, लेकिन 26 नवंबर 1949 वो डेट है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में मेंशन। क्या हमारे आपको जो किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये एक्चुअली में क्वेश्चन है, छूट गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसकी बात करता है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखेंगे कि 3 तरीके के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 तरीके की स्वतंत्रता, 3 तरीके का न्याय, ठीक है। और 2 तरीके की समता, प्रतिष्ठा और अवसर, दोनों की बात करता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति आर्टिकल 51 में है, जो कि अपने आप में प्रियम्बल नहीं, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति, और इस क्वेश्चन को थोड़ा रेक्टिफाई कर लेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्घोषित नहीं है, ठीक है। याद रखना भी आसान है, आर्टिकल 51, हिंदूज में 51 बहुत एक शुभ नंबर माना जाता है, इसीलिए किसी को न्योता वगैरह भी देते हैं ना, गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो 51 101 के टर्म्स में देते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे, इससे शुभ बात क्या हो सकती है, राइट। याद करने का तरीका है, नहीं तो मैक्सिमम लोगों को, 99% को तो ऐसे ही याद, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन और आखिरी संशोधन सब एक ही बार संशोधन है, 1970। उसके अगले में देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखा हुआ है, इसको जरूर एक बार हम लोग पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, अब तक हम लोगों ने बात किया किस चीज की,
तो SP2LG की बात की, राइट, संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद समस्त नागरिकों को कैसे न्याय देंगे, तो 3 तरीके का न्याय देंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 तरीके की स्वतंत्रता या आजादी देंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और 2 तरीके के आपको समता या समानता देंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की। और इसमें डेट कौन सा मेंशन्ड है, तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि 26 नवंबर 1949 मेंशन्ड है। जिस तारीख को इस प्रस्तावना को या संविधान को हम लोगों ने अपने को ही अंगीकृत किया, अपने ही को अधिनियमित किया और अपने ही को आत्मार्पित किया। ठीक है, इसको अपनाया गया, बनाया गया और फिर फाइनली अधिनियमित मतलब अधिनियमन मतलब नियम, मतलब अधिनियम मतलब हुआ कि नियमों को बनाना। ठीक है, तो उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती, राइट। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय ये है। विचारों की स्वतंत्रता हम लोगों ने देखा, लेकिन ऊपर वाले में देखेंगे तो पूजा की समानता कहीं पे भी आपको इसमें नहीं मिलेगा, राइट। तो दैट मीन्स पूजा की समानता इसका सही आंसर। 58 वाले में देखिए क्या लिख रखा है कि संविधान की जो उद्देशिका है इसके बारे में कौन कौन से सही हैं। तो बात हम लोगों ने किया कि नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा यही अंतोगत्वा प्रस्तावना बना। प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन किया गया है, राइट। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा हम क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं ऑप्शंस के थ्रू कि कैसे सही आंसर पहुंचे। आंसर में 1 होना चाहिए और होना ही होना चाहिए, बिकॉज नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। ठीक है, तो दैट मीन डी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ए होना चाहिए। संशोधन नहीं किया जा सकता है, गलत है, बिकॉज 1976 में संशोधन किया गया, 3 शब्द जोड़े गए, राइट। तो 3 भी आंसर में नहीं होना चाहिए, 1 जरूर होना चाहिए और 3 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कट गए। प्रकृति न्याय योग्य नहीं है और ये विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता है। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर आपको है बी, दैट इज 1, 2 और 4। बात करते हैं थोड़ा इस क्वेश्चन से संबंधित। देखिए, जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का एक भाग है या नहीं है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस उठा बेरुवारी मामला। ये 1958 का मामला है, लेकिन आपसे एग्जाम में मामला नहीं पूछेंगे, पूछेंगे जजमेंट कब आया है। ठीक है, तो ये 1960 में इसका जजमेंट आया है, अभी भी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो बेरुवारी मामला क्या था इसको थोड़ा हम लोग जानते हैं। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा किया गया तो उसके लिए एक रेडक्लिफ जो है कमीशन बनाया गया, और रेडक्लिफ कमीशन में जो रेडक्लिफ थे ऐसे आदमी थे जो कभी इंडिया नहीं आए थे, जानबूझ के ऐसा आदमी रखा गया जो बायस्ड ना हो। इंडिया या पाकिस्तान कोई आया हुआ आदमी रहेगा तो बायस्ड होगा और फिर वो बहुत रेशनल, बहुत तार्किक निर्णय नहीं ले पाए। तो बेरुवारी जो जगह है ये वेस्ट बंगाल का, आपको वेस्ट बंगाल में ये पड़ता था, एक थाना क्षेत्र था ये, ठीक है, जलपाईगुड़ी में। और इसको रेडक्लिफ साहब ने इंडिया को दे दिया, लेकिन समहाउ जो डॉक्यूमेंट था उसमें ये चीज मेंशन करना वो भूल गए। और डॉक्यूमेंट में चूंकि लिखा हुआ नहीं था तो इस चीज को लेके पाकिस्तान ने क्लेम किया, और 1958 में नेहरू जी ने क्या किया कि इसका बंटवारा कर दिया कि ठीक है, जो बेरुवारी है उसका आधा पाकिस्तान को दे देते हैं, आधा अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, आधा उनको दे दिए, आधा अपने पास रख लिए। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि वेस्ट बंगाल हम बोल रहे हैं और कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज 1971 तक क्या था कि ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान दोनों एक ही थे, राइट। इवन जिन्ना तो इतना बेशरम आदमी था कि वो ईस्टर्न पाकिस्तान को वेस्टर्न पाकिस्तान से कनेक्ट करने के लिए
इवन उसने एक कॉरिडोर भी डिमांड किया था। वो सरदार पटेल जैसा महान आदमी था कि उन्होंने डिनाई कर दिया, राइट। नहीं तो गांधी वांधी रहते तो शांति और प्यार मोहब्बत के चक्कर में ये भी उनको दे देते, ठीक है। तो 1958 का केस है और इस पे जजमेंट आया है 1960 में। अब हमारे आर्टिकल 1 वगैरह को देखेंगे ना, ठीक है, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है, तो उसमें हर जगह यही लिखा हुआ है कि भारत क्या होगा, तो जो भारत अभी दिख रहा है या कल को कोई हमसे मिलना चाहे वो, और या फिर कोई एरिया हम लोग जंग में जीते वो। तो लेने की बात तो कही गई है, लेकिन ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि हम लोग कुछ दे सकते हैं किसी को, ठीक है। और इसी चीज को लेकर के एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा, एक संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हुआ और सुप्रीम कोर्ट में इसी बहाने एक अलग से केस फाइल किया गया, जिसमें बोला गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है, सरकार का पक्ष था कि प्रस्तावना में ये भाव निहित है, और जो वादी था उसका कहना था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा है कि हम कुछ अपना एरिया दूसरे को दे भी सकते हैं, राइट। तो जब देने की बात नहीं है तो आप क्यों बेरुआरी को दे रहे हैं, राइट। इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने क्या जजमेंट दिया कि जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी की तरह से प्रस्तावना है। पहला चीज ये जानेंगे, इससे संबंधित फैक्ट कि बेरुआरी मामला कब का है। तो ये समझौता किया गया था 1958 में, लेकिन ये मामला है 1960 का। और जब हम मामला या केस बोलते हैं तो दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट में इसका अंतिम जजमेंट आया 1960। ये भी पूछते हैं कि उसमें क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने, तो दो बातें बताई। पहला चीज बताया कि जहां पर बहुत क्लियरली आपको नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मिले, एग्जैक्ट रिटन नहीं मिले, किसी एक नई सिचुएशन में नहीं पता हो कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप एक बार प्रेम्बल को रीड करिए, पहला चीज। दूसरा चीज की इसलिए रीड करिए बिकॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके महान मस्तिष्क का हमको एक छोटा सा ग्लिम्स दिखता है, झलक दिखता है कि वो लोग कैसा भारत चाहते थे। लेकिन साथ में ये भी बोला गया है बेरुआरी मामले में कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। इसको हमेशा याद रखेंगे। पहला चीज पूछ देते हैं एग्जाम में कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी किस मामले में कहा गया है, तो बेरुआरी मामले में। और इसी में कहा गया है कि जो संविधान है उसका प्रस्तावना कोई भाग नहीं। लेकिन 1973 का जो केशवा भारती मामला है, केशवानंद भारती मामला है, इसमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने क्या जजमेंट दिया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का ही एक भाग है, ठीक है। और ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि 59 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारी कहानी आपको बता रहे हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर इसी सारे डिस्कशन से निकले। बेरुआरी मामले में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती मामले में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। और साथ में दो बातें और बोली। पहला बोला गया कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है, ठीक है। अगर आपके कुछ विचार हैं उनको एक बार प्रस्तावना में व्यक्त किया गया, आपका जो होलिस्टिक, आपके जो पवित्र विचार हैं, तो वहां तक तो कहानी सही है। लेकिन विधायिका को न तो प्रस्तावना से कोई शक्ति मिलती है कुछ करने की, उसके लिए आपको एक अलग एक्ट बनाना होगा। इस चीज को समझिए कि आप ये नहीं बोल सकते कि प्रस्तावना में ऐसा लिखा हुआ है तो उसका एक पर्टिकुलर मतलब लगा करके हम कानून बना दें, ठीक। अगर आपको कुछ कानून बनाना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट होना चाहिए, आप प्रेम्बल के सर पे नहीं खेल सकते हैं। तो कहा गया कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, जो विधायिका है न तो उसकी शक्ति का स्रोत है, और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। बस एक ग्लिम्स देता है कि संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क कैसा। और दूसरा गैर न्यायिक है, अर्थात न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दिया जाता। आप ये नहीं बोल सकते कि प्रेम्बल में यही बातें क्यों लिखी हुई, ठीक है। और ये भी साथ में जानेंगे कि क्या प्रियम्बल में चेंजेस लाए जा सकते हैं, तो ऑफ कोर्स लाए जा सकते होंगे, तभी 1976 में आपको लाया गया। केशवानंद भारती मामले में भी ऐसा ही जजमेंट दिया गया है
कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें चेंज लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा चेंज नहीं लाया जा सकता है जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मूल ढांचा है उसको परिवर्तित करने वाला हो। जैसे गणतंत्र लिखा हुआ है प्रियम्बल में, और उसकी जगह आप नहीं बोल देंगे कि कल से राजशाही हम लेकर के आ जाएंगे। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन पे लौटते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही अंतोगत उद्देशिका बना, ठीक है, और विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता है। ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने किया चौथे वाले आंसर तक पहुंचने के लिए। अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि शक्तियों का न तो स्रोत है न ही शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा क्या है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता है, तो ये। और साथ में हम लोगों ने जाना कि गैर न्यायिक बताया गया है केशवानंद भारती मामले में, अर्थात न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। उसी चीज को लिखा हुआ है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो तब से बात करते आ रहे हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये सारी कहानी कही गई है, संविधान में संशोधन की। तो ये वीडियो था, और इतने क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे प्रियम्बल के ऊपर तो आई एम क्वाइट श्योर कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हमारा मकसद केवल आपको रफली ABCD कराना नहीं है, बल्कि उसके पीछे का थोड़ा डिटेल एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड करें, ताकि हियर एंड दियर के आजकल एग्जाम कंडक्ट कराने वाले लोग भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। यही होता है जनरेशन एडवांसमेंट। अब बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल बातें भी पूछी जा रही हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी देखेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए, जब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो 9 लेकर के आए, इन सारी चीज़ों को आप रिवाइज करिए। हैव अ गुड डे एंड प्लीज एंजॉय योर लाइफ।